हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बछेंद्री पाल द्वारा लिखित यात्रा वृतांत एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। एकदम शॉर्ट में इसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? का उत्तर है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। नेक्स्ट, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल जिसे प्लूम कहते हैं पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। अगला प्रश्न, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। हिमस्खलन क्या होता है? जब कोई ढलान वाली जगह हो, वहां पर बर्फ बड़ी मात्रा में तेजी से नीचे की ओर गिरती है तो उस बहाव को हिमस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया था। नेक्स्ट है, लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। अगला प्रश्न, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। नेक्स्ट है, अब आगे आते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट लहौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर मीनू मेहता अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अपने दल,
तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। इस कारण से उनकी गति भी कम हो गई थी। नेक्स्ट है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ का पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोब्सांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। अगला प्रश्न, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस और गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह बताया कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। पुल भी बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई है तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? का उत्तर लिखेंगे हम कि बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तुरंत गिर जाती है और इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। अधिक हिमपात के कारण तापमान में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया। इससे चोट तो सभी को लगी, पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। अगला प्रश्न, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय और जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था। लेखिका की ऐसी हिम्मत को देखकर की आश्चर्यचकित या हक्का बक्का रह गया। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। सबसे पहले बनाया गया बेस कैंप, जो कि यह मुख्य कैंप था।
उसके बाद कैंप नंबर 1, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था। तीसरा कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। और चौथे नंबर पे कैंप 3, इसे ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था। यही ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। और अगला है कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण साउथ कोल कैंप कहलाया। और छठा कैंप था शिखर कैंप, जो कि अंतिम कैंप था और यह एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था। अगला प्रश्न, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित करके स्थिर किया जा सके। अगला प्रश्न, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? जब बछेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ कोल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए नहीं सोच रही थी, बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीली हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा काम किया। इस व्यवहार से कार्य में उसके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। इन शब्दों का उल्लेख उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचित करना चाहा। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है। यह जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिमविदर में बदल जाती है। यह बहुत खतरनाक होते हैं। और भी ज्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों और कुलियों को परेशान करता रहेगा। नेक्स्ट है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा।
छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो ये कब का वर्णन है? जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और उन्होंने वहां चुंबन किया। इसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके उसे बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा के सफलता पर वह बहुत खुश थी और सुख के क्षणों में उसने अपने माता पिता को भी याद किया था। नेक्स्ट है, अब आते हैं आपके भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देखकर कीजिए। इसमें पहला शब्द है निहारा है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे कि एवरेस्ट की चोटी को बछेंद्री पाल ने अपने लक्ष्य के रूप में निहारा है। नेक्स्ट है धसकना खिसकना। तो ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। अगला है सागर माथा। नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहते हैं। अगला है जायजा लेना। प्रेमचंद ने कैंप के निरीक्षण के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया है। और इसमें अंतिम है नौसिखिया। बछेंद्री पाल ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें विराम चिन्ह सहित हम इस तरह से लिखेंगे, उन्होंने कहा कॉमा फिर तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते लिखेंगे, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, आई और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है क्या तुम भयभीत थी। इसमें विराम चिन्ह लगाकर हम इस तरह से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, फिर क्या तुम भयभीत थी प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री। इसमें इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत करते हुए लिखेंगे, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म है टेढ़ी मेढ़ी। वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह पगडंडी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट है गहरे चौड़े, वहां गहरे चौड़े गड्ढे थे। तीसरा है आसपास, वाक्य होगा आसपास खेत है। नेक्स्ट हक्का बक्का, उसको वहां देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। अगला है इधर उधर, वाक्य में प्रयोग होगा इधर उधर की बातें करना बंद करो। और अंतिम है लंबे चौड़े, यहाँ बहुत लंबे चौड़े मैदान हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्द बनाइए। शब्द है इसमें नियमित। नियमित का विलोम या उल्टा शब्द होगा अनियमित। आरोही, आरोही का विलोम अवरोही। सुंदर, सुंदर का होगा कुरूप। विख्यात, विख्यात का विलोम होगा कुख्यात। और निश्चित शब्द का विलोम शब्द होगा अनिश्चित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसमें पहला शब्द है वास। वास में हम आ उपसर्ग लगाकर इसको नया शब्द बनाएंगे। जो नया शब्द बनेगा वो होगा आवास। उसी तरह से व्यवस्थित, व्यवस्थित में अ उपसर्ग लगाकर हमने बना दिया अव्यवस्थित, जो कि इसका विलोम भी हो गया, व्यवस्थित का अव्यवस्थित। तीसरा है कुल।
कूल के आगे हमने प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिकूल बना दिया। गति, गति के साथ दुर उपसर्ग लगाकर दुर्गति बन गया, जो कि एक नया शब्द है। रोहण, रोहण के आगे आ उपसर्ग लगाकर आरोहण नया शब्द बन गया। और अंतिम है रक्षित। रक्षित में उपसर्ग लगाया हमने सु, तो सु उपसर्ग के बाद बन गया सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दे रखे हैं अगले दिन, कम समय में, सुबह तक या कुछ देर बाद। पहला वाक्य है इसमें, मैं यह कार्य कर लूंगा, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? तो इसका क्रिया विशेषण होगा अगले दिन। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूंगा। नेक्स्ट है, बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो गई। तो कब हुई? तो बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। तीसरा है, उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली। तो उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। तो इसमें इस क्रिया की ये विशेषता है। नाड़केसा को गांव जाना था, कब तक? सुबह तक। तो नाड़केसा को सुबह तक गांव जाना था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब हम करेंगे पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ? उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया? एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से रवाना हुआ। उससे पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया ताकि बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नेक्स्ट है, लेखिका को बड़ा फूल प्लूम कैसा लगा? यह फूल कैसे बनता है? लेखिका को बड़ा फूल प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यह फूल पर्वत की ऊपरी शिखर पर लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवाएं चलने पर बनता है। अगला प्रश्न, शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई थी? खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धसक गई थी। इस कारण लहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिससे एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, कर्नल खुल्लर ने किस कार्य को जबरदस्त साहसिक बताया? लेखिका अपने दल के साथ एवरेस्ट अभियान पर जाती हुई 16 मई को सवेरे कैंप 2 पर पहुंची। जिस शेरपा की टांग टूटी थी उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। इस कार्य को कर्नल खुल्लर ने इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य बताया। अगला प्रश्न, लेखिका अंगदोड़ जी के साथ एवरेस्ट अभियान पर आगे क्यों चल पड़ी? लेखिका बछेंद्री पाल अंगदोड़ जी के साथ अभियान पर इसलिए चल पड़ी क्योंकि अंगदोड़ जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसके साथ कोई और जाने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15-16 मई 1984 की किस घटना से लेखिका को आश्चर्य हुआ? 15-16 मई 1984 को लहौत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में पर्वतारोहियों का दल ठहरा हुआ था। रात 12:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए
कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका तैयारियों में क्यों जुट गई और उसकी चिंता का कारण क्या था? तो लेखिका जैसे ही साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। वह चिंतित थी क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अगला प्रश्न, साउथ कोल से आगे बढ़ते हुए लेखिका को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ी और क्यों? अंगदोर जी के साथ साउथ कोल से आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। वह अंगदोर जी के साथ निश्चित गति से आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी, जो कि शीशे की चादरों जैसी थी। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि बर्फ कट जाए। उसने चलते हुए उन खतरनाक स्थलों पर अत्यंत सावधानी से कदम उठाया। अगला प्रश्न, अंगदोर जी क्या सुनकर आनंदित हुए? उन्होंने लेखिका को क्या बताया? साउथ कोल कैंप से अंगदोर जी के साथ लेखिका विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे उससे मुड़कर देखा, कहा कि क्या वह थक गई है? उसने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने अंगदोर जी के प्रति किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित किया? इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची भाव विभोर लेखिका ने ईश्वर और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उठी और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी, जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाए, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।